हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे हैं और भारत की राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ा रहे हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में मैं कई लेक्चर इससे पहले दे चुका हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स में, इसमें आपको बताऊंगा आर्टिकल 16। तो चलिए इसी क्रम को आगे ले चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकारी है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार में आपको समानता का अधिकार बता रहे थे, समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। और ये समानता का जो अधिकार थे आपके, ये थे आर्टिकल 14 से 18 तक। इसमें भी हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे थे, डिटेल में इसका थोड़ा हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 आपको बताया जा चुका है। आज जो हमारा इसमें लेक्चर है, आज आपको बताएंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है, इस पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये जो आर्टिकल 16 है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आर्टिकल 16 है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 15 था, वो भी नागरिकों को ही प्राप्त था, ठीक है। इसमें लोक नियोजन लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो, जैसे मैंने बताया, केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके भी कई खंड है, जैसे हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था, कई खंडों में बटा हुआ है, कई प्रावधान है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी हम कई खंडों में अध्ययन करेंगे। इसका जो पहला खंड है, आर्टिकल 16 का खंड, यानी कि क्लोज कह दीजिए आप, सब आर्टिकल कह दीजिए। आर्टिकल 16 का जो 16(1) का जो खंड है, इसमें कहा गया है राज्य के अधीन पदों पर नागरिकों को नियोजन एवं नियुक्ति में समता, ठीक है। यानी कि जो राज्य के अधीन जो पद है, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, या फिर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, दोनों में ही आपको समता मिलेगी, ठीक है। यानी कि राज्य इस मैटर में आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर इसका आर्टिकल 16 का जो सब आर्टिकल 2 है, इसमें कहा गया है केवल जो राज्य है, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं
लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर नागरिकों को ना तो अयोग्य ठहराएगा, नागरिकों को अयोग्य घोषित नहीं करेगा, अयोग्य घोषित नहीं करेगा, ना ही कोई विभेद करेगा। इसको आप समझे। ये जो पॉइंट है ये आपने देखा होगा जब हम आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे, उसमें 5 चीजें थी। राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर वहां पे विभेद की बात की गई थी। ठीक है, यानी कि इन 5 के आधार पर राज्य वहां पे भेदभाव नहीं कर सकता था। ठीक है, आर्टिकल 15 में यहाँ पे 2 चीजें और जोड़ दी गई है, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए आपने किसी पद के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो राज्य है वो इन 7 के आधार पर, ठीक है, 7 चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, राज्य इन 7 के आधार पर ना तो आपको अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है, और ना ही आपसे कोई भेदभाव कर सकता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। जो अन्य आधार है, ठीक है, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, उसके आधार पर आप जो राज्य है वो आपसे भेदभाव कर सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई वैकेंसी निकली है, ग्रेजुएशन, उसमें जो कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हमने तो 12th ही पास किया है और आप 12th बेस पे उसको अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो राज्य में ये संविधान में व्यवस्था की गई है कि इसके आधार पर आपसे भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया, शिक्षा के आधार पर। ठीक है भाई, जो क्राइटेरिया जो राज्य जो निर्धारित करता है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो राज्य निर्धारित करता है, वो तो आपको पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, और इन चीजों के आधार पर राज्य से आपसे भेदभाव नहीं करेगा किसी पद के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो आर्टिकल 16 का जो सब आर्टिकल 1st एंड 2nd है, ये राज्य को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य के खिलाफ है। अब इसमें नागरिकों को, राज्य को कुछ शक्तियां दी गई है। अब आगे के जो सब आर्टिकल है, आर्टिकल 16 के जो सब आर्टिकल है आगे 3 से लेकर 6 तक, इसमें राज्य को शक्तियां दी गई है कि भैया आप नागरिकों के लिए, ठीक है, या जो नागरिक है हमारे, जो भी मुख्य धारा में नहीं आए हैं, ठीक है, उनके लिए आप कुछ विशेष प्रावधान इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के जो सब आर्टिकल्स है उसमें हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका जो आर्टिकल 16 का जो सब आर्टिकल, आर्टिकल 16 का जो सब आर्टिकल 3 है, इसमें निवास, संसद को शक्ति दी गई है कि आप किसी राज्य के लिए या राज्य के किसी भूभाग के लिए निवास विषयक जो शर्त है वो लगा सकते हैं। ठीक है, संसद को किसी राज्य में पदों या नियुक्ति या नियोजन के संबंध में संसद को किसी राज्य में पदों या नियुक्ति या नियोजन के संबंध में निवास विषयक शर्त लगाने की शक्ति दी गई है, केवल संसद को, राज्य विधानमंडल को नहीं। ठीक है, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1957 में लोक नियोजन अधिनियम
पारित किया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश जो राज्य था, जो राज्य है इस समय भी है लेकिन दो भागों में बढ़ गया, अब तेलंगाना स्टेट बन गया अलग से उसी का पार्ट, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, मणिपुर उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, त्रिपुरा उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। तो वहाँ के लिए व्यवस्था की गई थी कि वहाँ पे जो पदों के लिए है, जो वहाँ पे वैकेंसी निकलेगी, केवल वहाँ के नागरिक ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। और अगर बाहर का व्यक्ति कोई अप्लाई करता था तो उसके लिए उस पर निवास विषयक जो शर्त है वो रखी गई थी, ठीक है। हालांकि बाद में 1974 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। बाद में 32वां संविधान संशोधन लाया गया आंध्र प्रदेश के लिए, जिसके तहत आर्टिकल 371 घ के तहत जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए विशेष व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जो संसद है उसको शक्ति दी गई है कि वो इसके आधार पर भेदभाव कर सकता है निवास संबंधी शर्त के आधार पर, ठीक है। ये जो चीज है ये संसद को ही केवल शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को इसमें शक्ति नहीं दी गई है। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, आगे का जो सब क्लोज है उस पर। इस प्रकार से आप इसको जो है ना सब आर्टिकल वाइज ही ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आसानी से आएगा ये, ठीक है। आगे का जो हमारा इस पे जो क्लोज है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि साथ साथ में आप भी नोट डाउन करते रहें, भले ही इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ये कि आपकी चीजें जड़ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो फिर आर्टिकल 16 का जो सब आर्टिकल 4 है, अब इसमें क्या व्यवस्था की गई है, इसमें क्या व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्ग या वर्गों के किसी समूह, इसमें पिछड़े कौन है ये अभी निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। जो राज्य है, जो पिछड़े लोग हैं वो चाहे आपके अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के लोग हो, या फिर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो हो, इसमें इसका जो काम करेगा कि पिछड़े कौन है, इसके लिए जो राष्ट्रपति है वो अलग से इसमें आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। किए भी है, बहुत सारे आयोग गठित किए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा समय समय पर, ठीक है। उसका हम आपको एक अलग से अध्ययन करेंगे, जैसे काका कालेलकर आयोग हो गया, मंडल आयोग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद किस प्रकार से जो है ना आगे इस पे काम हुआ, इन सब चीजों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। राज्य पिछड़े वर्ग एवं वर्गों के किसी समूह को जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की दृष्टि में राज्य के अधीन सेवाओं में कम है, राज्य उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, उन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ये इसमें बात कही गई है, ठीक है। यानी कि अगर कोई वर्ग है, ये वर्गों का कोई समूह है जो पिछड़े वर्ग है, अगर राज्य की सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, जो राज्य के अधीन जो पब्लिक जो सर्विस है, ठीक है, उसमें अगर उन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है तो राज्य उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कर सकता है, वहां पे आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, और यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई, ठीक है। यानी कि जो पदों में या नियुक्तियों में जो आरक्षण है, ठीक है, यहाँ पे जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की दृष्टि से राज्य के अधीन सेवाओं में, ठीक है, सेवा में कम है, राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, किसमें, नियोजन
नियोजन एवं नियुक्तियों में, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, राज्य नियुक्तियों में या पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शैक्षणिक जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल में है, वो 15 आर्टिकल में है। उसी प्रकार से जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है, राजनीतिक आरक्षण है, वो भी यहाँ पे नहीं है। जो आपने देखा होगा संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, यानी कि वहाँ पे SC और ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है। वो किस में, आर्टिकल 15 में, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इसकी व्यवस्था अगर संसद की बात करें 330 अनुच्छेद 330 में संसद में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार से 332 में राज्य विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये पॉलिटिकल आरक्षण है, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कितने समय तक के लिए रहेगा, ठीक है। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। जो 334 जो आर्टिकल है इसमें समय समय पर इसको जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। शुरू में ये 1950 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। और अभी इसको जो है ना 1930 के लिए इसको 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 2030 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, ठीक है। OBC के लिए ये आरक्षण लागू नहीं है। साथ में इसमें एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके द्वारा इसको तो कंटिन्यू कर दिया गया 2000, जो SC और ST है उनके लिए कंटिन्यू कर दिया गया 2030 के लिए, और जो एंग्लो इंडियन जो समुदाय थे उनके लिए जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान में किसके लिए बढ़ाया गया है, ये जो यहाँ पे 334 जो अनुच्छेद है सिर्फ SC और ST के लिए 2030 तक के लिए इसमें बढ़ाया गया है, ठीक है। और इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा जो सरकारी सेवा में जो ये आरक्षण है, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई सरकारी सेवा में जो आरक्षण है उसको कितने समय तक के लिए बढ़ाया गया है। सरकारी सेवा में नहीं, केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही बढ़ाया गया है, ठीक है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि ये कब तक रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16 का सब आर्टिकल 4, इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है पदों में, सरकारी नौकरियों में, ठीक है। और फिर इसी में जो ये आर्टिकल 16 का फिर एक इसका और क्लोज है, आर्टिकल 16 में ही जो ये 4 है इसका क। अब यहाँ पे फिर एक बात और आ गई, जो SC और ST है, SC और ST, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे राज्य, अगर राज्य को लगता है कि भाई इनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में कम है, ठीक है, या कम है, तो यहाँ पे जो है ना फिर ये पदोन्नति की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। पदोन्नति की व्यवस्था कर सकता है कौन, राज्य कर सकता है, राज्य, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था, 77वें संवैधानिक संशोधन, 77वां संविधान संशोधन हुआ था 1995 में, इसको जोड़ा गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि एक वाद हुआ था, इंदिरा साहनी वाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय संघ जो वाद है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं रहेगा। तो फिर बाद में जो सरकार है उन्होंने संविधान संशोधन लाया, 77वां संविधान संशोधन 1995 लाया, जिसके द्वारा कहा गया कि SC और ST को जो पदोन्नति में जो आरक्षण है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इस पे अलग से हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो आरक्षण है वो चाहे पदोन्नति में आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, शैक्षणिक या पॉलिटिकली जिस भी प्रकार के आरक्षण है, सभी आरक्षणों पे हम आपसे अलग से डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे ये सारी चीजें बताने लगूंगा तो आप आर्टिकल को तो किनारे रख दोगे, ठीक है, आप उसी पे आ जाओगे, ठीक है, और फिर आप आर्टिकल समझ ही नहीं पाओगे। तो फिलहाल हम इसको जो आर्टिकल है, मेन जो मुद्दा है हमारा आर्टिकल 16, पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊं आरक्षण के ऊपर, उस पर आपको
अलग से वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। साथ में आरक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या क्या वर्ग, किस किस प्रकार से किन किन वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से आयोग गठित किए गए, उन आयोगों पर भी मैं आपको आपसे अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसका भी एक अलग से आपको लेक्चर दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई आर्टिकल 16 का 4 क। उसी प्रकार से आर्टिकल 16 का 4 ख, यानी कि 4 में ही जो है ना 2 और 16, 4 में ही 2 और उसके जो है ना उपखंड जोड़ दिए गए इसमें, ठीक है। यानी कि जो 16 जो 4 खंड है, 16 4 खंड में ही जो है ना 2 उपखंड जोड़ दिए। एक में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई, और दूसरे में बैकलॉग ठीक है। इसको कह सकते हैं आप कैरी फॉरवर्ड, ये आप सीधे हिंदी में लिख दीजिए बैकलॉग। तो ये बैकलॉग क्या है, बैकलॉग है क्या, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, फिर आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हाँ, सरकार ने वैकेंसी निकाली, 2019 में वैकेंसी निकाली थी 200 की, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 200 की थी, ठीक है। 200 में से सपोज कीजिए कि आप 150 तो रिजर्व थी, अनरिजर्व थी, ठीक है, यानी कि सामान्य के लिए थी, ठीक है। हम किसी एक वर्ग को ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एसटी को ले लेते हैं, ठीक है। एसटी की कितनी सीटें थी, मान लीजिए 50 थी। 200 में से एसटी की मान लीजिए 50, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उस तरह से ना लें कि भाई एसटी को तो इतना आरक्षण है, तब तो 200 के हिसाब से इतनी सीटें आनी चाहिए, ठीक है। हम जस्ट जो है ना इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए एसटी के लिए 50 सीटें थी, 50 में से 2019 में कितनी सीटें भरी गई, केवल 25। 25 सीटें कितनी रह गई, फिर वैकेंट रह गई, 25 सीटें क्या होगी, वैकेंट खाली रहेगी। तो फिर 2020 में जब दोबारा से इसकी विज्ञप्ति निकलेगी, तो 2020 में जो एसटी की जो सीटें इस विज्ञप्ति में निकली है वो तो रहेगी रहेगी, साथ में जो यहाँ पे ये जो 25 सीटें जो खाली थी उसको भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रावधान था कि जो आरक्षण है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो फिर ये 25% की जो सीटें हैं, जो 25 सीटें अगर उसमें और जुड़ जाएगी, ठीक है, तो वो तो फिर आरक्षण की जो सीमा है उससे अलग ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि ये जो बैकलॉग की जो सीटें हैं, ठीक है, उसको उस सीमा में नहीं काउंट किया जाएगा, यानी कि आरक्षण की सीमा में नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही जो वैकेंट सीटें थी वो उसमें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए उस समय भी ये सीटें नहीं भरी गई, तो उसको फिर 2021 में जब दोबारा से वैकेंसी निकलेगी 22 में 23 में, तो उस समय उसको पूरा किया जाएगा, ठीक है, यानी कि बैकलॉग का कोटा पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो बैकलॉग जो सिस्टम है ये भी आपका कब इसमें जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 2000 में ये व्यवस्था की गई, ठीक है। इससे पहले एक सीमा निर्धारित की गई थी कि भाई ये जो आरक्षण है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सीटें जोड़ दी जा रही तो 50% की जो सीमा है आरक्षण की, विशेष परिस्थितियों में जो 50% की जो सीमा है उसको तोड़ा जा सकता है केवल विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। अदरवाइज जो आरक्षण है 50% की जो सीमा है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बैकलॉग आपके समझ में क्या आ गया, समझ आ गया। अगर किसी वर्ष में भरने वाली रिक्तियां किसी विशेष वर्ग की उस वर्ष में ना भरी गई हो तो उसको आगे के वर्षों में भरा जाएगा, ठीक है। हो सकता है क्योंकि ये जो 25 जो रिक्तियां हैं ये क्यों वैकेंट रह रही है, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो योग्यता जो राज्य के द्वारा निर्धारित की गई थी उस योग्यता का कैंडिडेट ना मिला हो, ठीक है, या कई और भी कारण हो सकते हैं। फिलहाल हम इसी को लेंगे, ठीक है, कि भाई ये एक कारण हो सकता है, तभी तो वैकेंट रहेगी, अदरवाइज क्यों वैकेंट रहेगी, ठीक है, या पूरे कैंडिडेट ही ना मिले हो। तो इस प्रकार से बैकलॉग को आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर कहीं से आपको डिटेल समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि आपका
आपका कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है वो जरूर बता दें हमें, ताकि हम उसका भी जो है ना समाधान कर सकें। ठीक है, ये मार्कर नहीं मिट रहा है, फिलहाल इतना ही मिटाते हैं, ग्रीन वाला मिट नहीं रहा है आज ठंड की वजह से। तो इसमें फिर अब आ जाएगा आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 5। जो सब आर्टिकल 5 है इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। किसी धार्मिक किसी धार्मिक किसी धार्मिक संस्थान, कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य पोषित है, किसी धार्मिक संस्थान में उसी धर्म या विशेष धर्म कह लीजिए, उसी धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को नियोजन या नियुक्ति में अवसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, राज्य को यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए कोई किसी धर्म विशेष से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य पोषित है, ठीक है, जैसे मदरसे हो गए, ठीक है, या कोई मंदिर है जहाँ पे जो स्टेट है वो वहाँ पे किसी न किसी रूप से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो राज्य है वो ऐसा कानून बना सकता है कि वो जो पद है वो उसी जिस धर्म का ऑर्गेनाइजेशन है उसी धर्म के व्यक्ति से वहाँ के जो पद है वो भरे जाएं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 जो 16 का जो सब आर्टिकल 5 है उसमें ये बताया गया है। अब इसी पे फिर जैसे भी इससे पहले जो बैकलॉग मैंने बताया था, बैकलॉग पे भी मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा कि बैकलॉग है क्या। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये जो चीजें हैं चल के आई, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये शुरू हुआ। अब इसका आर्टिकल 16 का 6, आर्टिकल 16 का जो सब आर्टिकल 6 है इसमें डिस्कस करते हैं। इसको जोड़ा गया इसमें 103वां संविधान संशोधन लाया गया। कब? 2019 संशोधन 2019। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर या निर्बल कह दीजिए आप, कमजोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में पदों पर नियोजन या नियुक्ति में 10% आरक्षण। ठीक है, इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे उनके लिए सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें नियुक्ति और रोजगार में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था उधर जो शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ पे भी ये चीजें रहेगी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आर्टिकल 15 में, और यहाँ पे भी ये चीजें रहेगी। ठीक है, ये जो आरक्षण है जो इससे पहले जो 49.5% जो आरक्षण है उसको छोड़ के ये आरक्षण, ठीक है, यानी कि उसको उसके साथ काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वाला आरक्षण, और इसमें वो व्यक्ति ही इससे आच्छादित होंगे जो ओबीसी, एससी या एसटी का जो आरक्षण है उससे आच्छादित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी आप अध्ययन कर लें। ठीक है, बाकी इसकी क्या क्या क्राइटेरियाज थे, मतलब इसका जो निर्धारण है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कौन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन है, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, और राज्य के द्वारा इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि भाई ये इसकी आय की सीमा रहेगी, ये इसकी जो भूमि है, जो जमीन है, अगर इतनी है तो इससे ऊपर का जो व्यक्ति है वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, और इससे जो नीचे का जो व्यक्ति है जिसके पास इतनी भूमि या जिसकी इतनी आय है वो उस श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, इसके क्राइटेरियाज निर्धारित किए गए हैं राज्य के द्वारा,
उसका भी मैं आपको अलग से अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, जब ये जो आरक्षण जो व्यवस्था है, जब इसका लेक्चर मैं आपको दूंगा, उसी के तहत इसको भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि क्या क्या क्राइटेरियाज इसके निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, ये वर्तमान में ये लागू हो गया है। ठीक है, जो 10% आरक्षण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, देख रहे होंगे आप, जब भी कोई वैकेंसी निकाल रहा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट निकाल रहा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रहा हो, तो वहां पे ये व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे आरक्षण के जो दो टॉपिक थे, ठीक है, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ये हमारे पूरे हो गए। ठीक है, बाकी ये जो आपका आरक्षण क्या है, ठीक है, आरक्षण के लिए आयोग कब कब क्या क्या आयोग गठित हुए, ठीक है, या फिर बैकलॉग क्या है, इन सब चीजों पे मैं सोच रहा हूँ कि जब ये हमारा अनुच्छेद जो मूल अधिकार है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर जो अनुच्छेद है हमारा, उसका क्रम यहाँ पे बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उसी प्रकार से आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उस पर डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहेंगे हमारे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।